हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 और ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 4 होगा। इसके 3 पार्ट हम लोग पहले ही देख चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके जरूर देख लीजिए। तो आज के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। तो यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा यूनान के बारे में जान लेते हैं। यूनान एक कैसा देश था ये जान लेते हैं। तो अगर आप यूनान का इतिहास जानने की कोशिश करोगे तो आप लोग पाओगे कि काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है यूनान का। यूनान के लोग मतलब वीरता का कह सकते हैं कि जीता जागता मिसाल हुआ करता था। यूनानी लोग अगर बुद्धि का बात करें तो उससे ज़्यादा बुद्धि भगवान ने किसी को दिया नहीं जितना यूनानियों को दिया था। अगर ताकत का बात करें या तो कह सकते हैं वीरता का बात करें तो वीरता के मामले में भी यूनान दुनिया का सबसे अच्छा देश में से एक हुआ करता था अपने ज़माने में। बहुत पुराने ज़माने की बात बता रहा हूँ मैं। लेकिन क्या किया जाए, जब इंसान भोग विलास में डूब जाता है, अय्यासी में डूब जाता है तो सारी की सारी वीरता इसकी ख़त्म हो जाती है और फिर वो इंसान क्या हो जाता है, किसी दूसरे के अधीन हो जाता है, किसी दूसरे के कब्जे में चला जाता है। तो वैसा ही यूनान के साथ हुआ। यूनान एक ऐसा देश था जिसने कला के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में ऐसी ऐसी उपलब्धियाँ पाई जिसके बारे में अन्य देश सोच भी नहीं सकते थे कि कोई इंसान मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में इतना तरक्की कैसे कर सकता है, विज्ञान के क्षेत्र में इतना तरक्की कैसे कर सकता है। यूनानी लोग इतने मतलब अक्लमंद हो गए थे कि वो आसमान के तारे को देख करके बता सकते थे कि आगे क्या होने वाला है। इतना कुछ वो बता सकते थे। नजूमी बन गए थे वहाँ के लोग, इतने अक्लमंद हो गए थे। लेकिन धीरे धीरे फिर वे लोग भोग विलास में डूब गए और ऐसा होने से जब भोग विलास में इंसान डूबता है तो उसकी अंदर की जो ताकत होती है ना वो समाप्त हो जाती है। वैसे ही समाप्त हो गया। बात आया 15वीं शताब्दी का। 15वीं शताब्दी यानी 1401 से लेकर के 1499 तक का जो साल होता है या 1500 तक का जो साल होता है वो साल के बारे में बात कर रहे हैं। यूनानी लोग इतने कमज़ोर हो गए थे कि इस पे तुर्की के जो सम्राट था उस ज़माने में उसने आक्रमण किया और यूनान को अपने अंदर मिला लिया। उस ज़माने में तुर्की के सम्राट ने अपना एक साम्राज्य स्थापित किया था जिसे कहा जाता था ऑटोमन साम्राज्य। तो यूनान 15वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत चला गया। तो ये था यूनान के बारे में कि यूनान का इतिहास कैसा था और वो किस तरीके से ऑटोमन साम्राज्य के अंदर चला गया। तो आप लोग डेट याद रखिएगा, 15वीं शताब्दी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य के अंदर चला गया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारण का कि आखिर ऐसे कौन से कारण हुए थे जिससे कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम हो पाया। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप लोग उसे देखिए और इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है। तो जो सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है वो ये लिखा है कि यूनानियों को कभी भी तुर्की से अपनापन नहीं मिला। यानी कि तुर्की ने यूनान को अपने अधीन तो ले लिया था लेकिन कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जिससे कि यूनानी दिल से तुर्की के साथ जुड़ जाए। तो मतलब यूनान उसके अंदर में था लेकिन दिल ही दिल में उसके था कि हम किसी भी तरीके से तुर्की से क्या हो जाए, अलग हो जाए। मतलब कि उसे तुर्की से कभी भी अपनापन नहीं मिला था। तो सबसे पहला कारण तो ये था कि दिल दुखा हुआ था। दूसरा कारण ये हुआ कि बात हम लोग करते हैं 18वीं शताब्दी की, यानी 1701 से लेकर के 1800 ईस्वी के बीच में तुर्की का शक्ति कमज़ोर पड़ने लगा था। इतना कमज़ोर पड़ गया, इतना कमज़ोर पड़ गया कि उसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। बोला मतलब लोग ऐसे बोलते थे कि ये अब एक मरीज हो गया है, इसके अंदर इतना भी ताकत नहीं है कि ये अपना रक्षा कर सके। तो जब ये खुद का रक्षा करने में नाकाम हो गया था तो जिस पे ये कब्जा कर रखा था उसका रक्षा कैसे कर पाता। तो मतलब यूनानी लोगों को एक अच्छा मौका मिल गया था कि तुर्की से अलग हो जाए क्योंकि तुर्की खुद कमज़ोर हो गया था, वो इस पे क्या कब्जा करता। तो जब ऐसा सिचुएशन बना तो यूनानी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भड़कने लगी। मौका देखकर उन लोगों ने भी चौका मारा और 18वीं शताब्दी के अंत तक जाते जाते कई ऐसे राष्ट्रवादी यूनान में पैदा हो गए जिन्होंने गुप्त रूप से या तो खुल करके ऐसे ऐसे संगठन बनाए जो कि तुर्की से लड़ने के लिए एकदम तैयार रहते थे कि हम लोग तुर्की से लड़ेंगे और यूनान को आज़ाद करा लेंगे। तो मतलब गुप्त संगठनों के आधार पे और समाचार पत्रों के आधार पे यूनानी लोग आपस में एकजुट हो रहे थे और तुर्की के विरुद्ध धीरे धीरे वो लोग लड़ने को तैयार हो रहे थे और तुर्की दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जा रहा था। तो ये एक कारण था कि मतलब
तुर्की जो है वो क्या हो गया था, 18वीं शताब्दी में एकदम ही कमज़ोर हो गया था, यहाँ तक कि मरीज में गिनती होने लगा था उसका। ठीक है, तो दूसरा कारण हम लोगों ने देख लिया। तीसरा कारण है कि यूनान में बौद्धिक आंदोलन हुआ था। बौद्धिक आंदोलन का मतलब क्या होता है, दिमाग का एक तरीके से इलाज होना। मतलब यूनानी लोगों का जो बुद्धि था ना वो थोड़ा सा चेंज हो रहा था। उसको लग रहा था कि तुर्की हम पे ऐसे अधिकार करके कैसे रह सकता है, हम लोग उसके अधिकार से हटेंगे। बौद्धिक आंदोलन कब होता है, जब कोई बड़ा इंसान, कोई धार्मिक इंसान लोगों को समझाए ना, उसका दिमाग चेंज करे, उसी को कहते हैं बौद्धिक आंदोलन। तो यूनान में एक बौद्धिक आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे, लोगों का दिमाग चेंज हो रहा था। तो ये भी एक बड़ा कारण था कि तुर्की से लड़ने को ये लोग तैयार हो रहे थे। जब आप किसी से लड़ोगे तो सबसे पहले आपको दिमागी रूप से तैयार होना पड़ेगा। तो यूनान के लोग दिमागी रूप से तैयार हो रहे थे इस बौद्धिक आंदोलन के कारण। तो ये भी एक कारण था कि यूनान में स्वतंत्रता संग्राम हो पाया। इसके अलावा वहाँ के लोगों पर फ्रांस की क्रांति का बड़ा प्रभाव था। कौन सा फ्रांस की क्रांति का, 1789 वाला। इस क्रांति का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। ठीक है बच्चों, तो इतना सारा कारण काफ़ी था कि वो लोग विद्रोह कर दे। हुआ भी यही, उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो इतनी आसानी से आज़ादी नहीं मिलती है, आज़ादी का एक कीमत होता है। यूनानियों ने भी चुकाया था वो कीमत। आइए जानते हैं कि वो कीमत क्या था। तो हम लोग अब देखेंगे कि विद्रोह का आरंभ कैसे हुआ और उसका स्वरूप कैसा था, मतलब किस तरीके से लड़ाई धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो 1821 ईस्वी में एक यूनानी था, सिपाही हम लोग कह सकते हैं उसको, एलेक्जेंडर हिप्सलांटी नाम था उसका। इसके नेतृत्व में विद्रोह आरंभ हुआ। इसने विद्रोह आरंभ कर दिया अपने नेतृत्व में। लेकिन जैसे ही इसने विद्रोह आरंभ किया, सबसे ज़्यादा दुख किसे हुआ। हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई राष्ट्रवादी पनपता था उस ज़माने में, तो सबसे ज़्यादा दुख किसे होता था, मेटरनिक को होता था। भले यूनान उसका खुद का मैटर नहीं था, लेकिन मेटरनिक को हर एक मैटर में घुस जाना था। जहाँ भी राष्ट्रवादी पनप रहा है वहाँ मेटरनिक अपना हस्तक्षेप कर देता था। मेटरनिक ने यहाँ भी किया। रूस के जो उस ज़माने में जार था, जार कैसे, जैसे हम लोग अपने यहाँ के लोगों को राजा कहते थे, लोगों को नहीं, मतलब जो हमारा मालिक होता था राजा कहा जाता था, उसी तरीके से रूस में जो राजा होता था उसे जार कहते थे। तो जो रूस का जो जार था उसे ऑर्डर दिया कि तुम क्या करो, तुर्की का मदद करो। ठीक है, यूनान में स्वतंत्रता संग्राम हो रहा है, उसे दबाने में तुर्की का जितना हो सके उतना मदद करो। रूस यूनानियों का दोस्त था, वो नहीं चाहता था मदद करना, लेकिन फिर भी मेटरनिक का दबाव था। उस दबाव में आकर के उसने मदद किया, और मदद इस तरीके से किया कि तुर्की ने इस विद्रोह को दबा दिया। और ऐसा दबाया, अलेक्जेंडर को भी पकड़ा और पकड़ के जेल में डाल दिया। तो ये जो विद्रोह था वो दम तोड़ गया। लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते कि विद्रोह यहाँ पे, मतलब ये विद्रोह के ख़त्म होते ही यूनानियों के हौसले पस्त हो गए, ऐसा नहीं था। यूनानी लोग धीरे धीरे और गुस्सा होने लगे, मतलब अपने पुराने रंग में आने लगे। जैसा पुराना यूनानी था वैसा रंग में आने लगा। ये लोग मरने मारने को तैयार होने लगे। तो मतलब ये विद्रोह एक आगाज था, चिंगारी का काम किया, पूरे यूनानियों में एक आग लगा के रख दिया, और यूनानी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। मतलब ये कि इस विद्रोह के दब जाने से हम लोग ये नहीं कह सकते कि यूनान में स्वतंत्रता का जो लौ जगह था वो बुझ गया था। बुझा नहीं था, बल्कि और भड़क गया था। उसका जीता जागता उदाहरण मिला जब मोरिया नाम का एक जगह है, द्वीप है, वहाँ पे एक दूसरा व्यापक विद्रोह स्टार्ट हो गया। व्यापक का मतलब क्या होता है, बहुत बड़े स्तर पे विद्रोह चालू हुआ। और ये विद्रोह ऐसा था कि जो यूरोप के अन्य देश थे ना, उसने भी इस विद्रोह में मदद करना प्रारंभ कर दिया। अन्य देश जैसे कि इंग्लैंड, यूरोप से ये बाहर का है, लेकिन फिर भी उसने मदद करना प्रारंभ कर दिया। जर्मनी के लोग, फ्रांस के लोग, ये सारे लोग मदद करने लगे। ठीक है, और कई ऐसे स्वयंसेवक ईसाई थे वो यूनान में आने लगे। स्वयंसेवक किसे कहते हैं, वैसे लोगों को जो बिना पैसा लिए किसी का सेवा करे, उसे स्वयंसेवक कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ईसाई लोग थे, वो धीरे धीरे यूनान आने लगे और यूनान की तरफ से लड़ने लगे। अगर हम उन स्वयंसेवकों की बात करें तो उनमें से जो सबसे प्रमुख स्वयंसेवक था, मतलब सबसे प्रमुख नहीं कह सकते, लेकिन अगर प्रमुखों की लिस्ट निकाली जाएगी ना तो उसमें इनका स्थान आएगा। वो था इंग्लैंड का एक महान कवि थे, कवि का नाम था लॉर्ड बायरन। मतलब बहुत महान थे, आपको क्लास 12 में पढ़ने को भी मिलेगा इंग्लिश का किताब में। तो उनकी कविताएं, मतलब ये लॉर्ड बायरन की कविताएं, तो वो भी आए लड़ने के लिए। इन्होंने अपने पैसे से भी मदद किया और साथ ही साथ खुद लड़ने के लिए भी पहुंच गए अपने जान से। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ दिखाने के लिए आए थे, ये यहाँ आकर के लड़े, लड़ते लड़ते मर गए। इनकी मृत्यु यूनान में ही हुई और 1824 ईस्वी में हुई। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, ईसाई लोग इकट्ठा हो रहे थे। तो तुर्की क्या करता, तो उसने भी वही वाला धर्म का गेम खेला। जैसे यहाँ पे ईसाई इकट्ठा हो रहा था
तुर्की ने क्या किया, उसने मुसलमानों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा कि देखो सारे ईसाई मुस्लिम के खिलाफ हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो हम लोग को भी चाहिए कि हम लोग भी एकजुट होकर के यहाँ पे लड़ाई करें। तो उसने मुसलमानों से आह्वान किया कि हमारे साथ आइए और आकर के लड़िए। तो उस ज़माने में मुसलमान कंट्री तो कोई इतना मजबूत था नहीं, लेकिन एक कंट्री था, वो था मिस्र, और वहाँ का राजा था मोहम्मद पाशा। उसने तुर्की का मदद किया। उसने कहा कि चलो ठीक है, हम आते हैं आपके साथ, हम लड़ेंगे आपके साथ। और उसने सेना से और इसके अलावा पैसे से, साथ ही साथ हथियार से तुर्की का मदद किया। तुर्की के लिए इतना मदद काफ़ी था। जैसे ही इतना मदद मिला, उसने इस विद्रोह को, ये जो मोरिया द्वीप का जो विद्रोह था, उसको दबाने के लिए सेना का इस्तेमाल किया, सेना को भेज दिया। जैसे विद्रोह को, अब सेना को भेजने से क्या यहाँ पे मतलब क्या था, सेना को नहीं भेजना चाहिए था? तो नहीं भेजना चाहिए था। विद्रोह दो तरीका से दबता है। एक होता है कि विद्रोहियों की बात माना जाए, वो क्यों विद्रोह कर रहे हैं भाई, उनसे पूछिए और उनकी मांगों को मान लीजिए, विद्रोह ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। और एक होता है कि उसकी मांग को नहीं मानना है, उसको दबा करके रखना है, तो इसके लिए आपको सेना का प्रयोग करना पड़ेगा। तुर्की ने वही किया, उसने सेना का प्रयोग किया और तकरीबन 20,000 यूनानियों को मौत के घाट उतार दिया। ये काफ़ी बड़ा संख्या होता है उस ज़माने में, जब आबादी कम हुआ करती थी। उस ज़माने में 20,000 यूनानियों को तुर्की सेना ने काट के रख दिया। तो पूरे यूरोप पे इसका प्रभाव पड़ा। पूरे यूरोप से लोग तो आ ही रहे थे, लेकिन अब और गुस्से में आ गए लोग। उन्होंने कहा कि उस यूनान के साथ हम ऐसा कैसे होने दे सकते हैं, जो कि इतना आगे था, जो यूरोप का मतलब एक खिलौना था, यूरोप का पालना था, उसके साथ ऐसा हो रहा है, हम नहीं होने दे सकते। और तब तक हालात थोड़े से चेंज भी हो चुके थे। चेंज ऐसे हो चुके थे कि रूस में नया जार आ चुका था, वो पुराना वाला जार नहीं था। और जो नया जार था उस पर मेटरनिक का उतना प्रभाव नहीं था जितना कि पुराने जार पे था। इसके अलावा ये जो 1824 ईस्वी में फ्रांस में जो बदलाव हुआ था और चार्ल्स दसम वहाँ का राजा बना था, तो चार्ल्स दसम ने भी यूनानियों का मदद किया। तो रूस के नए जार और चार्ल्स दसम ने खुलकर यूनानियों का मदद करने का ऐलान कर दिया कि हम लोग यूनानियों के साथ हैं। और ये दोनों खुलकर सामने आ गए अपने सेना के साथ कि अब हम लोग लड़ेंगे। किसके साथ? तुर्की के साथ और मिस्र के साथ। ये लोग दोनों अलायंस कर लिए थे, दोनों मतलब गठजोड़ कर लिए थे और यूनानियों को दबा रहे थे। तो उसके अगेंस्ट में कौन आया? यूनानी लोग तो पहले से थे ही, लेकिन इसके अलावा फ्रांस और रूस, दो बड़े बड़े देश आ गए और दोनों मजबूत थे। तो वो लोग आए और लड़ाई हुआ, इतना ज़बरदस्त लड़ाई हुआ कि कहा नहीं जा सकता। और उस लड़ाई में, और इसके अलावा ब्रिटेन भी आ गया था, मैं बताना भूल गया। ब्रिटेन, जो अभी हम लोग इंग्लैंड कहते हैं ना, तो ब्रिटेन भी आया था लड़ने के लिए, अपना सेना भेजा था। तो ये तीनों मतलब फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, इसके अलावा यूनानी लोग, चारों मिल करके एक साथ अपना सेना रखा। और दूसरी तरफ कौन था? तुर्की था, जिसके मदद के लिए सिर्फ मिस्र आया था। तो मिस्र का सेना और तुर्की का सेना, वो लोग दोनों एक तरफ, इन चारों का सेना एक तरफ, दोनों में लड़ाई हुआ। तो जाहिर सी बात है, चार मजबूत देश एक तरफ रहेंगे तो दो कमज़ोरों को कुचलने में कितना टाइम लगेगा। उन लोगों ने इसको हरा दिया। अब हरा दिया तो संधि होता था, हारने वाले को मतलब मांग मानना पड़ता था। जो भी जीतने वाला बोलता था, सबसे पहले क्या बोलता था पता है? वो ये बोलता था कि लड़ाई में इतना खर्चा हुआ है, तुम दोगे, तुम्हारे वजह से लड़ाई हुई, तुम अगर नहीं लड़ते तो हम लड़ने थोड़े आते हैं। तो सबसे पहले खर्चा वगैरह मांगते हैं, ठीक है। तो वो तो बात का बात है। तो यहाँ पे एक संधि हुआ जिसे एड्रियानोपोल की संधि कहते हैं। वो किसके किसके बीच में हुआ था? वो हुआ था 1829 ईस्वी में। पहले तो ये याद रखिएगा, तुर्की और रूस के बीच में हुआ था। एक्चुअली ये जो लड़ाई हो रहा था ना, वो खासकर रूस लड़ रहा था। रूस एकदम से भिड़ गया था कि अब हम तुर्की को हटा के रखेंगे यूनान से, और उसने किया भी ऐसा, तुर्की को हटा दिया, ठीक है। तो एड्रियानोपोल की संधि हुई 1829 ईस्वी में, और इस संधि के अनुसार ये कहा गया कि अब तुर्की का सेना यूनान में नहीं रहेगा। तो भाई कौन रहेगा? यूनान पे किसका कब्जा रहेगा? तो रूस बोला मेरा सेना रहेगा। तो अब एक बात बताओ, कोई इंसान तार पे अटका रहे और बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्क़त से वो तार से गिरे और आके खजूर पे अटक जाए, तो क्या कहोगे? उसके साथ भला हुआ या बुरा हुआ? बुरा ही हुआ ना भाई, ठीक है। और कांटेदार पे आके अटक गया। तो यूनानियों के साथ भी यही हुआ। पहले वो तुर्की के कब्जे में था, जो कि कमज़ोर हो रहा था दिन ब दिन। मतलब कभी भी ऐसा दिन हो सकता था जब यूनानी लोग तुर्की को भगा सकते थे। अब उसके जगह पे किसके कब्जे में आ गया? रूस के कब्जे में आ गया। रूस बरियार था, अब उससे थोड़ा सा आज़ादी पाना मुश्किल था।
तो वो लोग विद्रोह चालू रखे अपना। वो लोग बोले कि हमको ये संधि मंजूर नहीं है, हम नहीं मानते हैं इस संधि को, हम ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि तुर्की यहाँ से जाए और रूस आकर के अपना कब्जा जमा ले। तो यूनान के लोग तो थे ही ऐसे कि हमको ये संधि से कोई मतलब नहीं है, हम नहीं मानेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन और फ्रांस जो कि इस युद्ध में साथ साथ लड़े थे रूस के, उन लोगों ने भी इस संधि को मान्यता नहीं दी। वो लोग भी कह रहे थे कि हम भी इस संधि को नहीं मानते हैं, से रूस यहाँ पे नहीं रहेगा। तो हुआ ये कि यूनानी लोगों ने अपना ये जो प्रोग्राम था, प्रोग्राम क्या कह सकते हैं, लड़ाई झगड़े का जो प्रोग्राम था वो चालू रखा। अब वो लोग तुर्की के खिलाफ न लड़ करके रूस के खिलाफ लड़ने लगे थे और उस लड़ाई में ब्रिटेन और फ्रांस यूनानियों का साथ दे रहे थे। धीरे धीरे रूस भी कमज़ोर हुआ और बात पहुंच गया 3 साल बाद, मतलब कि 1829 के ठीक 3 साल बाद 1832 में रूस इतना कमज़ोर हो गया कि अब वो भी यूनान पे कब्जा बनाए नहीं रख सक रहा था। उसका भी मतलब वहाँ से बुढ़िया बिस्तर बांधने का टाइम आ गया था। तो उसने भी एक संधि किया। ये संधि कुस्तुनतुनिया में हुआ, तो इसीलिए इस संधि को कुस्तुनतुनिया का संधि कहते हैं। और इस संधि के अनुसार ये कहा गया कि अब यूनान पे ना तो तुर्की का कब्जा रहेगा ना ही रूस का कब्जा रहेगा। यूनान एक अलग राष्ट्र बनेगा, उस पर किसी का कब्जा नहीं रहेगा। तो वो एक अलग राष्ट्र बना और वहाँ पे बवेरिया नाम का एक जगह था, वहाँ का जो राजकुमार था उसका नाम ऑटो था। वो ऑटो यूनान का राजा बना और इस तरीके से यूनान आज़ाद हो गया तुर्की से भी। और तो ये था यूनानी क्रांति के बारे में, जितना हम लोगों को जानना था उतना मैंने बताने का कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अब इस चैप्टर पे एक वीडियो और रह रहा है, उस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इटली और जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, उस एकीकरण में कौन कौन से लोग थे जिन्होंने प्रमुख भूमिका निभाया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जो इसके बाद वाला होगा, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से सवाल आते हैं। इसके अलावा 2-3 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में पूछ देता है, जैसे गैरीवाल्डी के बारे में पूछेगा, मेज़नी के बारे में पूछेगा, कॉन्ट काबूर के बारे में पूछता है, बिस्मार्क के बारे में पूछता है। ये 4 ऐसी हस्तियां हैं जिनके बारे में सवाल बनता है कि ये कौन था। तो इन सब के बारे में भी इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लोग अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। आप जितना शेयर करोगे हम उतना ही वीडियो बनाते चले जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ।